बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ एलजीबीटीक्यू सीरीज। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ग्रो क्यों कर रही है इतनी आसानी से और हर जगह क्यों देखने और सुनने को मिल रही है एलजीबीटीक्यू मूवमेंट के बारे में। हर जगह ही हम देख रहे हैं। इस पार्ट में भी हम ग्रोथ की बात करेंगे, लेकिन हम ग्रोथ की बात इस तरह करेंगे कि ग्रोथ हो कैसे रही है, किन तरीकों को यूज़ किया जा रहा है और इसको एलजीबीटीक्यू को फैलाने के लिए या इसकी ग्रोथ के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सोशल कंडीशनिंग। ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह कंटिन्यूअस एक्सपोजर है। साइकोलॉजी का एक रूल है कि जो चीज़ दिमाग रोज़ देखे उसे नॉर्मल समझने लगता है। नेटफ्लिक्स, रील, कार्टून्स, ड्रामास और एड्स में जब एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स को बार बार हीरो बनाकर दिखाया जाता है, तो दिमाग उस नैरेटिव का आदी हो जाता है। जो चीज़ पहले शॉकिंग लगती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लगने लग जाती है। फिर दूसरी चीज़ है आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ यूथ। टीनेज नेचुरली कन्फ्यूजन का दौर होता है, जहाँ सेल्फ डाउट और पीर प्रेशर स्ट्रांग होता है। आज की डिजिटल दुनिया यूथ को ऐसी आइडियोलॉजीज एक्सपोज करके ला रही हैं या एक्सपोज करवा रही हैं जो उनसे कहती हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बस डिफरेंट हो, और मतलब कि आप स्पेशल आइडेंटिटी रखते हो। इस इमोशनल वैलिडेशन के चक्कर में यूथ लेबलिंग स्टार्ट कर देती है और बिना साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के। अम, पुराने निज़ाम में या हिस्ट्री में जब कोई बच्चा या जवान कंफ्यूज होता था, तो उस कंफ्यूजन को टेम्पररी फेज समझा जाता था। फैमिली, दीन और कल्चर मिलकर उसे एक डायरेक्शन देते थे। आज का सिस्टम ये कहता है कि तुम कंफ्यूज हो तो मतलब तुम अपनी असली वाली आइडेंटिटी डिस्कवर कर, यानी जो चीज़ पहले प्रोसेस थी उसे डेस्टिनेशन बना दिया गया है। साइकोलॉजी में इसे लेबल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप किसी टेम्पररी फीलिंग को परमानेंट लेबल दे देते हैं, तो इंसान उस लेबल के मुताबिक अपनी पर्सनालिटी शेप करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया इस प्रोसेस को और तेज़ करता है। जब कोई टीनेजर अपनी कन्फ्यूजन शेयर करता है, तो उसे लाइक्स मिलते हैं, तारीफ होती है और उसको कहा जाता है कि यू आर ब्रेव, यू आर यूनिक। तो दिमाग उस आइडेंटिटी को रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ देता है। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो एडिक्शन में होता है। फिर तीसरे रीज़न पर आते हैं, विच इज़ साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग। आज हर कन्फ्यूजन को आइडेंटिटी बना दिया जाता है, जबकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जो आपका फेज़ है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है। वेस्टर्न स्टडीज़ खुद एक्सेप्ट करती हैं कि मोस्ट टीनेज जेंडर डिस्फोरिया टेम्पररी फेज़ होता है, लेकिन सोसाइटी उसे ट्रीटमेंट के बजाय आइडेंटिटी बना देती है। चौथा रीज़न है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टिकटॉक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, वो माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। करेक्टर को रिलेटेबल, ऑप्रेस्ड और ब्रेव दिखाया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल फैमिली को स्ट्रिक्ट और आउटरेटेड बनाकर पोर्ट्रे किया जाता है। सब एक सटल मैसेज इनसे एक ही मैसेज पुश होता है कि पुरानी मोरालिटी बैकवर्ड है, नई आइडेंटिटी मॉडर्न है। पांचवें रीज़न पर आते हैं, ग्लोबल एनजीओ फंडिंग। ग्रोथ की एक और बड़ी वजह इंटरनेशनल फंडिंग है। यूएन, एनजीओज अक्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। वर्कशॉप और पॉलिसी सेमिनार्स अरेंज करते हैं, जिसमें जेंडर आइडियोलॉजी को नॉर्मल दिखाया जाता है, और इन सब का पैसा मल्टी मिलियन डॉलर फंडिंग से आता है। फिर चौथे रीज़न पर आएँ तो साइंटिफिकली आज तक कोई भी स्टडी ये प्रूव नहीं कर पाई कि जेंडर चेंज बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजी कहती है कि ह्यूमन बॉडी में 99.95% सेल्स मेल या फीमेल होते हैं। बीच की कोई थर्ड बायोलॉजिकल कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जेंडर आइडेंटिटी का डिबेट प्योरली साइकोलॉजिकल लेवल पर है, बायोलॉजिकल नहीं। और ये साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल का बीच का जो डिफरेंस है, इन्होंने यूथ को यहाँ पर फंसा दिया है। एलजीबीटीक्यू इसलिए बढ़ती नज़र आ रही है क्योंकि साइकोलॉजी को आइडियोलॉजी बना दिया गया है। हिस्ट्री सिर्फ एक सेलेक्टिव हद तक रह गई है, मतलब हिस्ट्री का सिर्फ एक सेलेक्टिव हिस्सा उठा लिया गया है। एंड वेस्ट को मॉरल कोलैप्स को प्रोग्रेसिव बनाकर दिखा दिया गया है, और फिकी बैलेंस को ऑपरेशन दिखा दिया गया है। मसला लोगों का नहीं है, कि मसला नैरेटिव का है, क्योंकि आप एकदम से किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी सिस्टम को टारगेट नहीं कर सकते। आप अपना बस एक नैरेटिव पुश करते हैं, आप एक आइडेंटिटी लेकर आते हैं, आप एक मूवमेंट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम चेंज होता नज़र आता है। और हर नैरेटिव जो फितरत के खिलाफ हो, कुछ अरसे बाद सोसाइटी के खिलाफ खुद साबित होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग।
آپ دیکھیں اس کے سائڈ ایفیکٹس، خیر آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کو اتنی زیادہ طریقوں سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بے حد سائڈ ایفیکٹس ہیں، جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، جو کہ اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہیں پر بھی۔ ام، چلیں پارٹ 4 کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔